हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द टेरा वर्ल्ड पर। मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर वसुधा उपाध्याय। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th का एक चैप्टर जिसका नाम है इकोसिस्टम, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इकोसिस्टम होता क्या है? कोई भी एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि लिविंग प्लस नॉन लिविंग एक साथ मिलकर के रहते हों, इनके बीच में इंटरेक्शन होता है। इनके बीच में क्या होगा भाई? इंटरेक्शन होता हो, इसे क्या कहा जाता है? इसी पूरे सिस्टम को कहा जाता है इकोसिस्टम। यानी कि वो सिस्टम या वो इंटरेक्टिव सिस्टम जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग एक साथ प्रेजेंट है और इनके बीच में इंटरेक्शन हो रही है। अब सिंपल सी बात है कि भाई हमने सुना है दो लोगों के बीच का इंटरेक्शन, लेकिन ये एक लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का इंटरेक्शन क्या हो सकता है? तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन है इसका मतलब है इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी फ्लो। यानी कि यहाँ पे न्यूट्रिशन और एनर्जी फ्लो की बात की जा रही है। अगर आप देखो, एक एग्जाम्पल लेकर के अगर समझा जाए तो यहाँ पे प्लांट्स जो होते हैं ये क्या करते हैं भाई? फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्लांट्स जो होंगे फोटोसिंथेसिस करते हैं। कैसे प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस किया जाता है? तो ये अपने सराउंडिंग से क्या करेंगे? ये अपने सराउंडिंग से जो भी नेसेसरी कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक आपके CO2 हो गया, जो भी आपकी सनलाइट है ट्रैप की जा रही है, तो इन सब चीज़ों का यूज़ करके और ये करते हैं फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस करने के बाद कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी खुद यूज़ करते हैं और बाकी जो होता है वो आगे की ओर फ्लो होता है ना, न्यूट्रिशन के फॉर्म में। तो ये क्या होता है भाई? ये इसने कैसे शुरू करा, कैसे यहाँ से एनर्जी फ्लो हुआ? क्योंकि प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस की। प्लांट्स ने किस चीज़ का यूज़ करके फोटोसिंथेसिस किया? तो नॉन लिविंग थिंग्स का यूज़ करके फोटोसिंथेसिस किया। यानी कि इनके बीच में क्या हुआ? इंट्रैक्शन हुआ। किस चीज़ के लिए इंट्रैक्शन हुआ? खाना बनाने को लेकर के, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये हो गया इंट्रैक्शन। फिर आगे की ओर अगर बढ़ा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? जो हर्बीवोर्स होते हैं वो प्लांट पे डायरेक्ट क्या करते हैं? फीडिंग करते हैं। तो हर्बीवोर्स जो है प्लांट पे फीडिंग कर रहे हैं, यानी कि ये क्या कर रहा है? ये एक तरीके से फ्लो ऑफ एनर्जी हो रहा है ना प्लांट से और हर्बीवोर्स की ओर, है ना। यानी न्यूट्रिशन की बात हो रही है। न्यूट्रिशन और एनर्जी फ्लो के पर्सपेक्टिव से क्या हो रहा है? इंट्रैक्शन हो रहा है। तो इसी पूरे सिस्टम में जिसमें कि लिविंग और लिविंग के बीच में, साथ ही साथ लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में या थिंग्स के बीच में क्या होता है? इंट्रैक्शन होता है। और इसी इंटरेक्टिव सिस्टम को इकोसिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे क्या है? कोई ज़रूरत नहीं है कि इनको ह्यूमन बींग्स या कोई दूसरे ऑर्गेनिजम्स सस्टेन करे। ये सेल्फ सस्टेनिंग होते हैं एंड दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज सेल्फ सस्टेनिंग एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग वर्ल्ड, जहाँ की लिविंग नॉन लिविंग दोनों ही एक साथ रहते हैं, इंट्रैक्शन होती है और एक बैलेंस मेंटेन रहता है पूरे नेचर में। अब नेक्स्ट हमारा हेडिंग है कि कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। ये आपने पहले ही पढ़ रखा है, बहुत ही इजी आपके टॉपिक्स हैं। अगर कंपोनेंट्स की बात की जाती है तो यहाँ पे एबायोटिक जिसमें कि सारे नॉन लिविंग आ जाते हैं और बायोटिक होता है जिसमें कि आपके सारे लिविंग आ जाते हैं। यानी कि वो सारे के सारे फैक्टर्स या सारे के सारे कंपोनेंट्स जो कि नॉन लिविंग हैं वो आपके आते कहे जाते हैं एबायोटिक, जिसमें कि आपका टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, मिनरल्स आ जाएंगे। वहीं बायोटिक की बात की जाए तो सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सभी मिलकर के इस इकोसिस्टम में प्रेजेंट हैं और एक साथ मिलकर के क्या बनाते हैं? बायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं। ये बात हो गई हमारे कंपोनेंट के। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। भाई इकोसिस्टम दो ही तरीके का होता है, या तो वो खुद से बना हुआ हो सकता है या तो ह्यूमन मेड हो सकता है, मैन मेड हो सकता है। अगर वो खुद से बना है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं, जिसमें कि आपके टेरेस्ट्रियल भी आ जाएंगे और एक्वेटिक भी आ जाएगा। वहीं अगर हम ह्यूमन मेड या मैन मेड की बात करते हैं तो यहाँ एक हम बायोलॉजिकल टर्म देते हैं जिसे कहा जाता है एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल में एक बार फिर से अगर देखें तो वो सारे ज़मीन से जुड़े हुए इकोसिस्टम आ जाते हैं, लाइक आपके फॉरेस्ट हो गया, डिजर्ट हो गया और ग्रासलैंड हो गया। वहीं पे एक्वेटिक जो है यहाँ पे आपका आ जाता है पॉन्ड, रिवर,
लेक, मैराइन इकोसिस्टम। वहीं अगर हम बात करें ह्यूमन मेड या एंथ्रोपोजेनिक या मैन मेड की, तो यहाँ पे जितने भी हमारे द्वारा, हम ह्यूमंस के द्वारा बनाए गए इकोसिस्टम होते हैं वो सभी आ जाते हैं। जैसे कि आपका क्रॉप फील्ड आ जाएगा, जैसे कि आपका गार्डन आ जाता है, जैसे कि आपका एक्वेरियम आ जाता है। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन इन सभी में से जो सबसे लार्जेस्ट मैनमेड इकोसिस्टम होता है वो होता है क्रॉप फील्ड। तो हम बात करते हैं ज़रा क्रॉप फील्ड की। क्रॉप फील्ड को भाई हम एग्रीकल्चर, चूँकि यहाँ पे एग्रीकल्चरिंग हो रही है तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, इसको एग्रो इकोसिस्टम भी कहते हैं। नाउ अब हम अगर बात करें एंथ्रोपोजेनिक या मैनमेड इकोसिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की, तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। आप जानते हो कि अगर कोई भी एक क्रॉपलैंड है तो यहाँ पे हम कोई एक ही प्लांट को लेते हैं जिसकी हम क्या करते हैं, खेती करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं पैडी क्रॉप्स ले लेती हूँ तो मैं चाहूँगी डेफिनेटली कि इसके अलावा कोई दूसरे क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो ना करें। मैं सिर्फ चाहूँगी कि सिर्फ और सिर्फ पैडी ही यहाँ पे रहे, ताकि जितना ज़्यादा पैडी क्रॉप्स यहाँ पे डेवलप होंगे उतनी ही ज़्यादा मुझे प्रॉफिट होगी। तो यहाँ पे ये चीज़ होती है। तो इसके लिए क्या करूँगी मैं, इसके लिए मैं जो भी पॉसिबल बेस्ट पॉसिबल मेरे मेथड्स होंगे वो मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी। मैं फर्टिलाइज़र दूँगी, ज़रूरत पड़ी मैन्योर दूँगी, है ना। जो भी आपके इंसेक्ट्स आ रहे हैं उनके लिए इंसेक्टिसाइड यूज़ करूँगी, उनके लिए दूसरे पेस्ट के लिए पेस्टिसाइड्स यूज़ करूँगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। वीड्स अगर ग्रो कर रहे हैं तो मैं वीडिसाइड करूँगी, चाहे वो मैकेनिकल मेथड हो, चाहे केमिकल मेथड हो जाए, चाहे प्रिवेंटिव मेथड मुझे करना पड़े। तो ये जो अलग अलग मेथड्स हैं इन सबको मैं करूँगी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ताकि जो यहाँ पे मेरी पैडी है, पैडी क्रॉप्स लगे हुए हैं, इनकी कल्टीवेशन या इनकी यील्डिंग जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब यहाँ पे मैं कोई लॉस नहीं छोड़ूंगी। तो सिंपल सी बात है, अगर इनकी ये यहाँ पे अच्छे खासे अमाउंट में, क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी हाई होगी। यानी कि जो एंथ्रोपोजेनिक का एक सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो ये होता है कि यहाँ पे बहुत ही हाई प्रोडक्टिविटी होती है। दूसरी बात कि यहाँ पे डाइवर्सिटी, आपको पता है अभी हमने देखा कि हम सिर्फ पैडी को चाहते हैं ग्रो कराना, तो हम पैडी को ही यहाँ पे रखेंगे। दूसरे अनवांटेड जो प्लांट्स होंगे या जो भी इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, उन्हें हम किल कर देते हैं या उन्हें वहाँ से हटा देते हैं। तो ये क्या होता है, लिटिल डाइवर्सिटी हुई, कम डाइवर्सिटी है यहाँ पे। साथ ही साथ अब चूंकि डाइवर्सिटी इनकी कम है तो फूड जो चेन होगा वो भी क्या होगा, सिंपल होगा। ठीक है। और इसके अलावा इनके अंदर ये कैरेक्टर नहीं होती है कि सेल्फ रेगुलेशन ये कर सकें। सारी चीज़ें इन्हें हम प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे कोई भी सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे मिनरल्स के साइकिलिंग की, तो ऑब्वियसली मिनरल साइकिलिंग भी यहाँ पे देखी जाती है। तो ये था आपका इकोसिस्टम और उसके सारे कंपोनेंट्स। हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की। आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पे भाई आ रहा है कंपोनेंट बायोटिक कंपोनेंट। अभी हमने ये बायोटिक सारी चीज़ें देखी, इसमें हम डिटेल में बात करने वाले हैं बायोटिक कंपोनेंट की। तो जो बायोटिक कंपोनेंट है और ट्रॉपिक लेवल्स है, इसकी बात हम करने वाले हैं। यहाँ पे हर इकोसिस्टम में एक अलग अलग लेवल्स होते हैं। हालांकि डिटेल में हम ट्रॉपिक लेवल आगे पढ़ने वाले हैं, बट स्टिल यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे डिस्कस करना ज़रूरी भी है क्योंकि इन्हीं ट्रॉपिक लेवल के सारे पार्ट्स के बारे में हम नीचे पढ़ने वाले हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट जो होता है बेसिकली ये सारे के सारे एक अलग अलग लेवल्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे सबसे बेस पे आपका हो जाएंगे प्लांट्स, उसके ऊपर आपका हो जाएगा हार्बिवोर्स, उसके आपके ऊपर हो जाएंगे कार्निवोर्स। तो इस तरीके से क्या होता है, हर एक लेवल पे अलग अलग क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी फीडिंग मैकेनिज्म अलग होती है, जिनकी लाइफ जो सर्वाइवल क्षमता होती है, जो भी इनके कैरेक्टर्स होते हैं वो अलग होते हैं। तो इनकी हम बात करने वाले हैं। तो हर एक लेवल जो इकोसिस्टम में प्रेजेंट है, जिसमें कि अलग अलग लेवल पे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स ये सारे आ रहे हैं, तो इनको ही क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है ट्रॉपिक लेवल्स। नाउ अब सबसे पहले अगर देखा जाए प्रोड्यूसर्स की, तो प्रोड्यूसर्स यानी कि सारे के सारे वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, खुद फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफ्स की बात हो रही है। तो ये क्या होते हैं भाई, ये सारे के सारे प्रोड्यूसर्स में आते हैं। यानी कि अगर ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, इट मीन्स कि
ये अपना फूड जो है खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं, और चूंकि अपना फूड खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं इस वजह से प्रोड्यूसर्स कहा जाता है या ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। इसमें आपके सारे ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं, कुछ और भी आपकी साइनोबैक्टीरियाज आ जाएंगी, ग्रीन एल्गीज आ जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे भाई, ये सिंपल सी बात है कि सोलर रेडिएशन का यूज़ करके, और यहाँ पे क्या किया जाता है, सोलर रेडिएशन का यूज़ करके और यहाँ पे केमिकल एनर्जी में सोलर हम कह सकते हैं सोलर रेडिएशन या सोलर एनर्जी का यूज़ करके और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा जाना, और यही प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एंड यू ऑल नो कि यहाँ पे ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज़ की जाती है और बाकी आगे की ओर ट्रांसफ़र की जाती है। अब चूंकि ये कन्वर्जन का भी काम कर रहे हैं तो इन्हें कन्वर्टर्स भी कहा जाता है या फिर ट्रांसड्यूसर्स भी कहा जाता है। अब दो तरीके के प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं, तो वो जो आपके एक्वेटिक हैबिटेट में होंगे और एक वो जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में होते हैं। यानी कि टेरेस्ट्रियल वाले जो भी होंगे, जैसे आपके हर्बिशियस हो गए, जैसे आपके वुडेड प्लांट्स हो जाएंगे। ठीक है, वहीं एक्वेटिक में आपके फाइटोप्लैंक्टन्स हो जाएंगे, फिर आपके एल्गीज हो जाएंगी, फ्लोटिंग या सबमर्ज्ड यानी कि सरफेस पे फ्लोट करती हुई प्लांट्स हो जाएंगी पानी में, वाटर बॉडीज़ की, या फिर अंदर जो डूबी हुई होती है जो सबमर्ज्ड प्लांट्स होती हैं वो हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला आता है हमारा कंज्यूमर। कंज्यूमर में बेसिकली आपको नाम से ही पता चल रहा है कंज्यूम करने वाला, यानी कि जो भी यहाँ पे खाना बनाया जा रहा है इन प्रोड्यूसर्स के द्वारा, इन पे ही क्या करते हैं, इन पे ही यहाँ पे फीडिंग की जाती है, तो इन्हें कहा जाता है कंज्यूमर्स। अब जो ये कंज्यूमर्स हैं दे आर हेटेरोट्रॉप्स ऑब्वियसली बिकॉज दे आर डिपेंड ऑन दी अदर group of organism, or we can say directly the plants, for their food or for their न्यूट्रिशन, एंड दैट्स वाई डायरेक्टली इनडायरेक्टली भाई आप लगा रहे हैं ना, बचपन से ही हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड रहना। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि कौन डायरेक्टली प्लांट्स पे फीडिंग कर रहा है, या फिर उन प्लांट्स फीडर पे कौन ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो फीड कर रहे हैं, तो इस हिसाब से इस पे डिपेंड करता है। इनकी कैटेगरी भी अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहले आपके कंज्यूमर्स में, तो सबसे पहले आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स ऑल्सो नोन एज फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स और हार्बिवोर्स। यहाँ पे ये वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट पे डायरेक्टली क्या करते हैं, फीड करते हैं, यानी कि ये डायरेक्टली क्या करेंगे, पौधों को खाते हैं, यानी कि ये एनिमल मैटर्स को जो प्लांट मैटर है उसको एनिमल मैटर में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, और इसी वजह से हार्बिवोर्स भी कहा जाता है, शाकाहारी एनिमल्स होते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली आपके ग्रासहोपर्स, काउ, डियर जो कि टेरेस्ट्रियल होते हैं, देन मॉलस्क्स, टैडपोल जो कि एक्वेटिक होते हैं, ये सारे आ जाएंगे। अब ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि क्या करते हैं भाई, जो कि इन प्राइमरी कंज्यूमर्स पे फीडिंग करते हैं, उन्हें कहा जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर या सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर्स, या फिर प्राइमरी कार्निवोर्स भी कहा जाता है। भाई सिंपल सी बात है, ये सबसे पहले फीडर्स हैं जो कि कहाँ फीड कर रहे हैं, प्लांट्स पे, तो ये प्राइमरी हुए, इस पे फिट करने वाले सेकेंडरी हुए। ठीक है, ये चीज़ हो गई, ये फर्स्ट ऑर्डर था, ये सेकंड ऑर्डर था। लेकिन यहाँ पे हम हार्बिवोर्स भी समझ रहे हैं क्योंकि पौधों को खा रहे हैं, शाकाहारी हैं तो हार्बिवोर्स हुए। लेकिन कार्निवोर्स हैं तो लेकिन प्राइमरी कार्निवोर्स क्यों हो जाएंगे भाई, ये क्यों कहे जा रहे हैं, ये चीज़ हम आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हार्बिवोर्स पे फीडिंग करते हैं, लाइक आपके एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे टोड, स्पाइडर, लिजर्ड एटसेट्रा। ये सारे के सारे क्या हैं, कुछ आपके टेरेस्ट्रियल हैं, कुछ आपके एक्वेटिक एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, चलिए अब अगला आता है टेरेस्ट्रियल्स टर्शियरी जो आपके कंज्यूमर्स हैं, इन्हें हम थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर्स भी कहते हैं या फिर सेकेंडरी कार्निवोर्स भी कहते हैं। अब वही बात कि यहाँ पे कार्निवोर्स, प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब क्या है, इसको ज़रा डिस्कस कर लिया जाए। तो यहाँ पे आप जानते हो कि हार्बिवोर्स जो हैं किसी एनिमल पे नहीं फीडिंग कर रहे थे। ठीक है, जो भी आपके हार्बिवोर्स हैं ये किसी भी एनिमल पे फीडिंग नहीं कर रहे थे, बल्कि ये डायरेक्टली क्या कर रहे थे, प्लांट्स पे फीडिंग कर रहे थे। अब भाई ये तो शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी हैं। ठीक है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं इन पे कौन फीडिंग कर रहे हैं, इन पे सबसे पहले फीडिंग कर रहे हैं सेकेंडरी
कंज्यूमर्स यानी कि प्राइमरी कार्निवोर्स हुए। यानी कि ये वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो सब पहली बार किसी एनिमल्स के ग्रुप पे फीडिंग कर रहे हैं, और वो एनिमल की ग्रुप्स क्या हो जाएंगे भाई, हार्बीवोर्स या फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। तो इन पे फीडिंग करने वाला यानी जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो जानवरों को खा रहा है वो ये पहले हैं, और इस वजह से प्राइमरी होते हैं। यानी कार्निवोर्स तो होंगे ही लेकिन प्राइमरी कार्निवोर्स होते हैं। देन आपके टर्शियरी कार्निवोर्स, ये वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो उन ऑर्गेनिज्म को खा रहे हैं जो इन रिटर्न दूसरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को खा रहा है। समझ रहे हो, बिल्कुल ये एक चेन की तरह बन रही है। यानी कि ये आपके सेकेंडरी को खाते हैं जो इन रिटर्न प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। ठीक है, यानी कि ये उन जानवरों को खाते हैं भाई जो कि खुद ही किसी दूसरे जानवर को खाया करते हैं। ठीक है, और इस वजह से क्या होता है, इस वजह से यहाँ पे सेकेंडरी कार्निवोरस ऑर्गेनिजम्स ये कहे जाते हैं, या टर्शियरी या थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर्स भी कहे जाते हैं। नाउ एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे स्नेक हो जाएंगे जो कि टेरेस्ट्रियल होते हैं, और लार्ज फिशेज जो होंगी वो एक्वेटिक होती हैं। ये तो बात होगी हमारे टर्शियरी तक की। भाई अब आते हैं टॉप कार्निवोर्स, यानी कि वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि क्या कर सकते हैं भाई, टर्शियरी पे भी फिटिंग कर सकते हैं, सेकेंडरी पे भी फिटिंग कर सकते हैं। एंड अगर इन्हें शाकाहारी ऑर्गेनिजम्स मिले, गाय मिल जाए, है ना, हिरण मिल जाए, तो ये क्यों नहीं खाएंगे, डेफिनेटली खाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे जो सेकेंडरी आपके ऑर्गेनिजम्स मिल जाए, कंज्यूमर्स मिल जाए, क्यों नहीं खाएंगे, डेफिनेटली खाएंगे। टर्शियरी वाले को क्यों नहीं खाएंगे, डेफिनेटली खाएंगे। यानी कि दे आर टॉप कार्निवोर्स। एक तो ये इन तीनों में से किसी भी लेवल के ऑर्गेनिजम्स पे फिटिंग कर सकते हैं, इनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, और दूसरी बात कि इन्हें खाने वाला कोई नहीं है, यानी कि दे आर नॉट ईटन बाय अदर्स, है ना, एंड दैट्स वाई दे आर नोन एज टॉप कार्निवोर्स। कार्निवोर्स तो ये भी हैं, कार्निवोर्स तो ये भी हैं, कार्निवोर्स तो ये भी हैं, लेकिन ये टॉप कार्निवोर्स हैं जिसको कि कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं खा रहा है। यहाँ पे टाइगर, लॉयन, पैंथर, फैल्कन और पिकॉक्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके एग्जाम्पल आते हैं। एंड अगर ह्यूमन बींग्स को भी लिया जाए तो हम इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट जो आपका कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट, वो होता है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स आर ऑल्सो नोन एज सैप्रोफाइट्स और रिड्यूसर्स। भाई सैप्रोफाइट्स कहा जाता है क्योंकि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे क्या करते हैं, फीडिंग करते हैं। लेकिन रिड्यूसर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये सड़ी गली चीज़ों को रिड्यूस कर रहा है ना, इस वजह से कहा जाता है। अब होता क्या है कि ये डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट किया करते हैं, और यहाँ पे कहाँ करेंगे भाई, तो जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर है, कॉम्प्लेक्स मैटर्स हैं उनके ऊपर, और उनको तोड़ा जाता है सिंपलर फॉर्म में, और यही होती है प्रोसेस जिसे कहा जाता है डिकम्पोजिशन। इसमें बेसिकली आपके एग्जाम्पल देखा जाए तो फंजाई, बैक्टीरिया, फ्लैजेलेट्स आ जाते हैं, और यहाँ पे आपका क्या होता है, मिनरल साइक्लिंग में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि एट लास्ट यहाँ पे मिनरल्स जो होते हैं ह्यूमस से क्या होता है, फ्री हो जाता है। ठीक है भाई, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। ये हमारा था कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट। अब हम बात करेंगे इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन की। इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर की। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा स्ट्रेटिफिकेशंस, यानी कि स्ट्रेटा यानी होता है लेयर, यानी एक लेयर के फॉर्म में, एक लेयर में अलग अलग लेवल्स पे क्या है, ऑर्गेनिजम्स आपके वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, यानी कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की। यहाँ पे कुछ और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, उसके ऊपर चले जाओ कुछ और है, फिर कुछ और है। तो इस तरीके से क्या है भाई, इस तरीके से यहाँ पे एक स्ट्रेटा में क्या करते हैं, ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग लेवल पे, और इसे कहा जाता है स्ट्रेटिफिकेशन। एंड यहाँ पे ये आपका एक एग्जाम्पल है फॉरेस्ट। नाउ अब यहाँ पे आता है भाई सेकेंड कि स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है। ठीक है, तो स्टैंडिंग स्टेट, अच्छा एक और चीज़ है, मैक्सिमम जो स्ट्रेटिफिकेशन होती है वो आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है भाई, वहाँ पे टेम्परेचर भी अच्छा खासा है, ह्यूमिडिटी भी पाई जा रही है, तो ऑब्वियसली जो डाइवर्सिटी होगी वहाँ पे ज़्यादा होती है, यानी स्ट्रेटिफिकेशन वहाँ पे ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके वुडी क्लाइंबर्स होते हैं, लाइक लियाना जो है, ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। नाउ व्हाट इज स्टैंडिंग स्टेट, तो देखिए पूरे इकोसिस्टम में
ये अगर पूरा इकोसिस्टम है तो इस पूरे इकोसिस्टम में जो भी इनऑर्गेनिक मटेरियल है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, क्या है भाई, इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं जिसको कि दूसरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स या कोई भी प्लांट्स या एनिमल्स जो हैं या ऑर्गेनिजम्स जो हैं यूज़ कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उस पूरे अमाउंट को कहा जाता है स्टैंडिंग स्टेट। यानी द अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इन एन इकोसिस्टम आर नोन एज स्टैंडिंग स्टेट। ये हो गया आपका स्टैंडिंग स्टेट। नाउ व्हाट इज स्टैंडिंग क्रॉप्स? तो अब इनको यूज़ करने वाले जो भी लिविंग मैटर्स हैं, ठीक है, यानी कि इन्हें यूज़ करने वाले भाई जो भी इस इकोसिस्टम वाले लिविंग मैटर्स हैं, जैसे कि बायोमास भी कहा जाता है, इसी बायोमास के पूरे अमाउंट को जो कि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन में पाया जा रहा है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है स्टैंडिंग क्रॉप। यानी कि द अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर और बायोमास प्रेजेंट पर यूनिट एरिया एट ईच लेवल, हर एक लेवल की बात होगी, तो ये क्या होता है, स्टैंडिंग क्रॉप होता है, ठीक है। एंड स्टैंडिंग क्रॉप की अगर हम बात करें तो ये फर्दर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पे वैसी कंडीशन है। नाउ की फंक्शंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सबसे पहले तो प्रोडक्टिविटी होती है, यहाँ पे डिकम्पोजिशन होता है, एनर्जी फ्लो होता है और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी होती है। चलिए, ये बातें यहाँ पे हो गई ना। अगर हम आगे देखें कि भाई प्रोडक्टिविटी क्या है, हम एक एक करके यहाँ पे जो भी आपने अभी पढ़ा, ये चारों ही फंक्शंस जो हैं इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है हमारा कि क्या होता है प्रोडक्टिविटी और बायोमास। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी की। भाई कोई भी एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लैंड है, इस पूरे जो भी आपका जियोग्राफिकल लैंड है, जो कि एक यूनिट एरिया की बात की जा रही है, एक ही एरिया की बात की जा रही है, तो इसमें कितनी ईयर टू ईयर प्रोडक्शन हो रही है ना, इसी पूरे प्रोडक्शन के रेट को क्या कहा जाता है, पूरे प्रोडक्शन के रेट को कहा जाता है प्रोडक्टिविटी। यानी कि रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज नोन एज प्रोडक्टिविटी। एंड फर्दर मोस्ट प्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है वो कोरल रिफ हो जाएगा, वो आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है, शुगर कैन फील्ड होती है। वहीं लिस्ट में आ जाते हैं डिजर्ट और डीप सी, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कंडीशन है, यहाँ पे ना ज़्यादा सनलाइट पहुँच पाता है, ना ही ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, और डाइवर्सिटी नहीं होती तो ऑब्वियसली जो एनर्जी फॉर्मेशन है या फिर हम कह सकते हैं बायोमास प्रोडक्शन है, वो कंपैरेटिवली कम होती है, बट होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका प्रोडक्टिविटी। नाउ अगला है हमारा कि जो प्रोडक्टिविटी होता है, ध्यान में रखना आप, ये जो प्रोडक्टिविटी है, ये प्रोडक्टिविटी आपका दो तरीके का हो सकता है। एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्राइम प्रोडक्टिविटी है, यानी कि इसमें बेसिकली प्रोड्यूसर्स के द्वारा जो भी प्रोडक्शन है वो की जाती है। लेकिन सेकेंडरी का मतलब क्या है, यानी कि आपके कंज्यूमर्स के द्वारा क्या होता है, प्रोडक्शन की जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दो प्रोडक्टिविटी आपकी जो है दो तरीके की होती है, एक होती है प्राइमरी, दूसरी होती है सेकेंडरी। प्राइमरी जो है फिर से एक बारी मैं बता दूँ, ये वो आपके प्रोडक्शन की बात हो रही है जो कि प्रोड्यूसर्स के द्वारा की जा रही है, यही की डिफरेंस है इनके बीच में। और सेकेंडरी जो होता है, हालांकि सेकेंडरी आपको बस नाम मात्र पता होना चाहिए, डिटेलिंग इसकी है नहीं आपके कोर्स में, बट स्टिल यू ऑल हैव टू नो अबाउट इट। तो यहाँ पे क्या होता है, ये होते हैं कंज्यूमर्स के द्वारा प्रोडक्शन या रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, तो इसे क्या कहा जाता है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। डिटेलिंग में हमें यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पढ़नी है, और एग्जाम में चाहे किसी भी तरीके का एग्जाम हो, यहाँ पे आपसे सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में ही डिटेल में पूछा जाता है। चलिए, तो यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की अगर बात की जाए तो जो भी आपकी ऑर्गेनिक मैटर की प्रोडक्शन हो रही है या बायोमास प्रोडक्शन हो रही है एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि आपको जो भी डेफिनेशंस यहाँ पे पढ़ना है भाई, उसमें दो चीज़ें ऐड कर देनी है, एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एट इन अ, या फिर हम कह सकते हैं कि इन अ यूनिट एरिया, इन अ पर्टिकुलर यूनिट एरिया, यानी कि एक पर्टिकुलर जगह और पर्टिकुलर टाइम, ये दो चीज़ें तो हमें हर एक डेफिनेशन में जोड़ ही देना है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, यानी कि वो प्रोडक्टिविटी जो कि प्रोड्यूसर्स के द्वारा या
प्लांट्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाए, उस रेट ऑफ प्रोडक्शन को क्या कहा जाता है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहा जाता है, जो कि पर यूनिट एरिया होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है, यानी एक यूनिट एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होता है, और ये होगा आपका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नाउ फर्दर अब देखोगे कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फिर से क्या है भाई, दो भागों में बट गया, यानी कि दो टाइप्स होते हैं इसके। एक होता है आपका जीपीपी यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और दूसरा होता है एनपीपी यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो अब आप इसको ऐसे समझो कि घर में मम्मी है, मम्मी ने क्या किया, जो माँ है मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने खाना बनाया। हम मान के चलते हैं कि 10 रोटी मम्मी ने बनाया। इस 10 रोटी, टोटल 10 रोटी को लिया जाए तो क्या आपका होता है, इसे हम कहते हैं जीपीपी। ये क्या होता है भाई, ये आपका हो जाता है जीपीपी। लेकिन भैया मम्मी बनाई तो मम्मी खाना भी तो खाएंगे ना। मम्मी ने किया क्या कि 3 रोटी मम्मी खा गई, बाकी दूसरे फैमिली मेम्बर्स के लिए बचा 7। तो ये जो 7 रोटी बची हुई है ये आपकी होती है एनपीपी, यानी कि अब ये बचा हुआ खाना है जो बाकी दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो खाएंगे। अब ज़रा इसको हम अपने बायोलॉजी से रिलेट करते हैं। मम्मी ने 10 रोटी बनाया, यानी जो भी टोटल ऑर्गेनिक मैटर की प्रोडक्शन है, इस पूरे टोटल प्रोडक्शन को क्या कहा जाता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। वहीं अगर इसमें से जो भाई प्रोडक्शन किया है, लाइक आपके प्लांट्स ने क्या किया, प्रोडक्शन किया, तो वो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी खुद भी तो यूज़ करेगा। तो यूज़ करने के बाद जो एनर्जी आपकी बच जाती है वो क्या होती है, कंज्यूमर्स के लिए होती है, और यही क्या होता है, यही आपका एनपीपी होता है। यानी कि पूरा एनर्जी लिया जाए जो प्लांट ने बनाया तो वो होता है जीपीपी, और बची हुई जो एनर्जी है, मान लो कि अच्छा एक चीज़ आप पूछ सकते हो यहाँ पे कि मैम प्लांट्स जो हैं ये कहाँ किस चीज़ के लिए एनर्जी यूज़ करेंगे, तो इसका आंसर ये होगा कि बेटा जो एनर्जी है वो जो प्लांट्स हैं उन्हें भी तो सर्वाइवल के लिए, उनके मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए एनर्जी चाहिए। तो अपने मेटाबॉलिज्म में जो एनर्जी यूज़ कर लेते हैं उसके बाद तो वहाँ पे अब ये क्या करेंगे, एनर्जी यूज़ करेंगे, लाइक रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए, सर्कुलेशन की प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, दूसरे जो भी आपके यहाँ पे प्रोसेस होंगे उनके लिए क्या होते हैं, ये यूज़ करते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, ये होता है एनपीपी, यानी यूज़ करने के बाद टोटल एनर्जी पहले जितनी थी वो हो गई आपकी जीपीपी, और यूज़ करने के बाद मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज़ कर लिया गया, उसके बाद जितनी बची वो होती है एनपीपी। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है कि हम इसको ये भी कह सकते हैं जीपीपी माइनस द अमाउंट ऑफ लॉस्ट इन रेस्पायरेशन इज नोन एज एनपीपी, यानी कि बची हुई एनर्जी एनपीपी है। यहाँ पे एक टर्म आया, आप देख सकते हो कि एनपीपी को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, तो एनपीपी इक्वल्स टू जीपीपी माइनस आर, एंड यहाँ पे आर जो है ये आपका क्या बता रहा है, क्यों आर लिखा गया है, तो आर इज़ नथिंग बट एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। कौन सी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है भाई, तो रेस्पायरेशन। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रेस्पायरेशन के लिए ही यूज़ होता है, बट यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक टर्म दे दिया है आर। ठीक है, बाकी तो यहाँ पे कई सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यानी कि ये क्या होता है, एनपीपी इक्वल्स टू जीपीपी माइनस आर, यानी आर क्या है, रेस्पायरेशन। अब आपसे अगर क्वेश्चन आए, एमसीक्यू आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इसमें ये एक इक्वेशन है और यहाँ पे आर का मतलब क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप आर का मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिज्म को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, यानी कि एक एग्जाम्पल ले लिया है आर यानी रेस्पायरेशन। ठीक है, चलिए, तो ये क्या होता है, ये वो एनपीपी जो है ये वो अमाउंट ऑफ बायोमास है या एनर्जी है जो कि हेटेरोट्रॉप्स के लिए, उनके कंजप्शन के लिए, उनके यूज़ के लिए छोड़ी हुई है। ठीक है, चलिए, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को। ठीक है, यहाँ पे भाई डिपेंड करता है, मान लो मैं लूँ दो अलग अलग और पर्टिकुलर यूनिट एरिया,
ठीक है, एक आपका 1 है, एक आपका 2 है। अब मैं कहूँ कि भाई 1 में जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादा है, 2 में प्लांट्स जो हैं वो कम है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली प्लांट, या फिर अभी इसमें प्लांट के क्वांटिटी पे नहीं लेते हैं, यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी जो है बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी क्या है, कम है, लो है। ठीक है, तो अब अगर मैं पूछूं कि ये बताइए कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस या फिर एनर्जी प्रोडक्शन कहाँ ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे होगी, 1 कंडीशन में होगी। जो एरिया 1 है यहाँ पे होगी, यहाँ पे कम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कैपेसिटी है फोटोसिंथेसिस की वो ज़्यादा है प्लांट्स की, यहाँ पे कम है। यानी ये डिपेंड करता है फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी पे। दूसरी बात कि कितनी सोलर रेडिएशंस आ रही हैं, इस पे भी आपका डिपेंड करता है ना। और सोलर रेडिएशन पे भी दिखाने के लिए चलिए हम यूज़ करते हैं येलो कलर। तो यहाँ पे भाई सोलर रेडिएशन पे भी डिपेंड करता है कि कहाँ सोलर रेडिएशन ज़्यादा मिल रही है, उस हिसाब से क्या हो जाएगा, उस हिसाब से आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज या डिक्रीज होती है। अगर आप देखो, अभी हमने पढ़ा था कि डिज़र्ट और डीप सी में क्या होता है, लिस्ट प्रोडक्टिविटी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तो प्लांट्स की संख्या कम है, और दूसरी बात कि यहाँ पे आपका डीप सी में क्या है, सोलर रेडिएशन डीप इनसाइड नहीं पहुँच पाती है, और इस वजह से क्या होती है, प्रोडक्टिविटी कम होती है। यानी कि सोलर रेडिएशन पे भी डिपेंड करता है, साथ ही साथ टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, सॉइल में मॉइस्चर कितनी है इस पे भी डिपेंड करता है, और साथ ही साथ भाई यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी कितनी है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, इस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करें अगर नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी की, तो ये आपकी जो नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी अगर लो होगी, टेम्परेचर अगर या फिर लाइट अगर लो होता है, तो यहाँ पे ओशंस में क्या होते हैं, प्रोडक्टिविटी भी इफेक्ट होती है, लो होती है। एंड फॉर एनुअल एनपीपी की अगर बात की जाए होल आपके बायोस्फीयर की, तो यहाँ पे जो भी आपकी प्रोडक्टिविटी होती है, एनुअल एनपीपी होती है, अगर ड्राई वेट में लिया जाए तो 170 बिलियन टन्स ड्राई वेट होता है ऑर्गेनिक मैटर का। ठीक है, चलिए आगे है हमारा डिकम्पोजिशन। जो हमारा अगला फंक्शन है वो है डिकम्पोजिशन का। डिकम्पोजिशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन में आप देखोगे कि भाई सबसे पहले डिकम्पोजिशन की प्रोसेस क्या होती है, तो जो भी आपके कॉम्प्लेक्स मैटर्स होते हैं इनको सिंपलर फॉर्म में तोड़ना, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सिंपलर फॉर्म में तोड़ना, और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फिर डिकम्पोजिशन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका डिकम्पोजिशन। अब भाई जिसका डिकम्पोजिशन होता है, जो भी यहाँ पे डेड ऑर्गेनिक मैटर्स हैं या फिर जो रिमेन्स होती हैं, चाहे वो प्लांट की रिमेन हो या एनिमल की रिमेन हो, इसे ही क्या कहा जाता है, इसका डिकम्पोजिशन होना होता है। और इसी जो डिकम्पोजिशन होने वाले मैटर्स हैं इन्हें ही क्या कहा जाता है, दे आर नोन एज डेट्रिटस। ये क्या कहे जाएंगे भाई, ये होते हैं आपके डेट्रिटस। ठीक है, ये क्या है, डेट्रिटस है, यानी कि डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल या फिकल मैटर। ठीक है, ये बात हो गई कि डिकम्पोजिशन क्या होता है, डेट्रिटस क्या होता है। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। भाई टोटल 5 यहाँ पे आपके स्टेप्स होते हैं, जिसमें कि क्या होगी, जिसमें कि जो प्रोसेस होती है वो परफॉर्म की जाती है या कंप्लीट होती है। सबसे पहले तो जो भी ये डेट्रिटस होता है, इतना कॉम्प्लेक्स सा है, इसे सिंपलर फॉर्म में तोड़ा जाना होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ा जाता है। ठीक है, यानी कि पहला आपका टोटल आपके 5 प्रोसेस होते हैं, जिसमें से पहला होता है फ्रेगमेंटेशन, यानी कि ये स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स या डेट्रिटिवोर्स जिसे कहा जाता है, यानी वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, डेट्रिटस को डिकम्पोज करते हैं, उन्हें डेट्रिटिवोर्स कहा जाता है, जस्ट लाइक आपके हार्बिवोर्स, कार्निवोर्स। ठीक है, तो ये होते हैं डेट्रिटिवोर्स। इसके एग्जाम्पल आपके अर्थवर्म्स हो जाएंगे, टर्माइट्स हैं। तो ये क्या होता है, ये फ्रेगमेंटेशन करते हैं, चीज़ों को सिंपलर फॉर्म में तोड़ देते हैं। ठीक है, अब तोड़ने के बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये थोड़ा सा फ्रैगमेंट्स में बट गया। यहाँ पे दोनों ही सब्सटेंसेस होती हैं, दोनों मतलब कि इनसोल्यूबल भी होती हैं और सॉल्यूबल भी होती है। तो भाई जो सॉल्यूबल होती है ना, वो सॉइल होराइजन में
यानी कि मिट्टी की लेयर्स में डीप इनसाइड जा कर के क्या होती है, सेटल डाउन हो जाती है और बच गया आपका इनसोल्यूबल। और अब इसी इनसोल्यूबल सब्सटेंस का क्या होता है, डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है या अगली प्रोसेस होती है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें कि सोल्यूबल पार्ट्स जो हैं आपके डीप हम कह सकते हैं कि सॉइल होराइजन के लोअर पार्ट में जाके एज अ अनअवेलेबल सॉल्ट के रूप में बैठ जाए, सेटल डाउन हो जाए, तो इसी पूरे प्रोसेस को कहा जाता है लिचिंग। नाउ अब चले आते हैं अगले प्रोसेस के। भाई जो बची हुई चीज़ें हैं उनको तोड़ा जाता है और इस प्रोसेस को कहा जाता है कैटाबॉलिज्म, यानी ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर टू रिलीज इनऑर्गेनिक मैटर। इसे ही क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा कैटाबॉलिज्म। एंड यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात होती है कि ये जो प्रोसेस होता है इस स्टेप में आपके बैक्टीरिया और जो फंजाई हैं ये इन्वॉल्व होते हैं, यानी सैप्रोफिटिक बैक्टीरियाज एंड फंजाई इन्वॉल्व होते हैं। प्रोसेस हुई एंड फिर आगे आपका क्या होता है, अगला प्रोसेस आता है ह्यूमिफिकेशन। अब एक चीज़ याद रखना है, जैसे ही यहाँ पे कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है एंड फिर आपका क्या होता है, फिर आपका एक प्रोसेस आता है जिसमें ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। और इस ह्यूमिफिकेशन में फॉर्मेशन होती है ह्यूमस की और इसी वजह से इसका नाम ही दे दिया गया है ह्यूमिफिकेशन। ठीक है, चलिए। तो ह्यूमस जो होता है डार्क एमॉर्फस सब्सटेंस होता है जिसमें कि माइक्रोबियल एक्शन नहीं होती जल्दी, और यहाँ पे ये न्यूट्रिएंट्स इनरिच होते हैं, यानी कि नेचुरल रिजर्वायर होते हैं। ठीक है भाई, चलिए। अब हमारे पास ह्यूमस जो है आ चुका है। इस ह्यूमस को और सिंपलर फॉर्म में तोड़ करके और मिनरल्स को बाहर निकाल लेने की प्रोसेस होती है। यहाँ पे क्या होगा, जो मिनरल होता है वो रिलीज हो जाते हैं और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है मिनरलाइजेशन। यानी कि जो भी आपके मिनरल्स ह्यूमस में प्रेजेंट थे उन्हें तोड़ करके और रिलीज करा देना, इसी प्रोसेस को कहा जाता है मिनरलाइजेशन। डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से पहले पत्ती नीचे आ रही है, फिर उस पर क्या हो रही, डिकम्पोजिशन के प्रोसेस हो रही है, फिर आपके फर्दर क्या होते हैं भाई, यहाँ पे पूरी प्रोसेस होती है एंड वापस से मिनरल्स यूज कर लिए जाते हैं प्लांट्स के द्वारा। फिर ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है, चलिए। नाउ कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डिकम्पोजिशन की प्रोसेस जो है इसको क्या करेंगे, फ्लक्चुएट करते हैं या अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले डिपेंड करता है कि जो डेट्रिटस है इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, यानी कि किस केमिकल्स से डेट्रिटस जो है आपका बना हुआ है, इस पे डिपेंड करता है कि जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस है वो फास्ट रेट से होगी या फिर स्लो रेट से होगी। जैसे कि अगर हम बात करें केमिकल नेचर में लिग्निन की या टैनिन्स की, तो यहाँ पे इनका स्लो रेट से होता है डिकम्पोजिशन। वहीं अगर हम नाइट्रोजनस कंपाउंड्स या वाटर सोल्यूबल शुगर्स की बात करें तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन काफ़ी तेज़ गति से होता है। साथ ही साथ एरेशन, टेम्परेचर, यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है एंड मॉइस्चर चाहिए होता है डिकम्पोजिशन की प्रोसेस के लिए। अब यहाँ पे अगर इससे ज़्यादा या कम हो जाए प्रोसेस तो क्या होगी, यही फैक्टर्स हैं जो कि डिकम्पोजिशन की प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई डिकम्पोजिशन की प्रोसेस तक की। नाउ अब हम बात करने वाले हैं अगला टॉपिक हमारा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे भाई एनर्जी फ्लो क्या होता है और इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं। तो देखिए, सिंपल सी बात है, दो टर्म से मिल करके बना हुआ है एनर्जी, यानी कि यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है। फ्लो यानी कि फ्लो होना, एक लेवल से और दूसरे लेवल में एनर्जी का फ्लो होना, इसे ही कहा जाता है एनर्जी फ्लो। ठीक है, एंड वी ऑल नो कि जो सन है यह हमारा क्या है, ओनली सोर्स है एनर्जी के लिए। सबसे पहले अगर आप देखो फोटोसिंथेसिस हो रही है प्लांट्स के द्वारा तो वो तो चीज़ ठीक है, लेकिन भाई सबसे पहले हमें ये याद रखना चाहिए कि सन से हमें सोलर रेडिएशन मिल रहा है, तभी तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म किया जा सकता है। यानी कि ये हमारा सन जो है ये क्या हो जाएगा, ओनली सोर्स होता है एनर्जी का। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जितनी भी सन की रेडिएशंस आती हैं, अगर इसमें से 100% हम इसको माने तो इस 100% में से सिर्फ और सिर्फ लेस देन या लगभग हम कह सकते हैं कि इक्वल टू और लेस देन 50% ही रेडिएशंस होती हैं जो कि क्या होती हैं,
पार होते हैं, यानी PAR कहा जाता है। एंड व्हाट इज मेंट बाय पार, यानी दीज आर दी रेडिएशंस विच आर फोटोसिंथेटिकली एक्टिव एंड एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स, यानी कि वो रेडिएशंस हैं जो कि प्लांट्स द्वारा एक्सेप्ट की जाती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए, और ये चूंकि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होंगी, इस वजह से क्या कहा जाता है, पार कहा जाता है, यानी PAR फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस कहा जाता है। अब इस पूरे परसेंट में से सिर्फ और सिर्फ अगर देखें तो 2 से 10% यानी 2 to 10% जो एनर्जी होती है, PAR होती है, वही सिर्फ यूज़ होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो ये क्या होता है भाई, ये आपका होता है PAR की कहानी। नाउ एनर्जी फ्लो जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है। आगे हम इसको समझेंगे कि क्या मतलब है उसका। साथ ही साथ फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी ये फॉलो करती हैं, एंड यहाँ पे 10% लॉ भी फॉलो करती हैं एनर्जी ट्रांसफर के लिए। ठीक है, तो जो 10% लॉ है इसको आपके जो साइंटिस्ट हैं लिंडमान, इन्होंने प्रपोज किया था, और इन्होंने बताया था कि मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, प्लांट्स हैं, प्लांट्स ने किया फोटोसिंथेसिस, और आगे इन्होंने अपनी एनर्जी कुछ बनाई, मान लेते हैं 100% बनाई, तो 100% में से सिर्फ और सिर्फ 10% ही क्या होता है, आगे आपका हार्बीवोर्स तक जाता है, बाकी जो 90% है वो लॉस हो जाता है या यूज़ हो जाता है कहा जा सकता है। ठीक है, यानी कि जितना भी एनर्जी बने उसका सिर्फ और सिर्फ 10% ही, 10% ही अगले सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल तक पहुंच सकता है। वापस से जितना एनर्जी अमाउंट इन्हें मिला, हार्बीवोर्स को मिला, उसका ये 90% यूज़ करेंगे या वेस्ट करेंगे, और बाकी आगे जो होगा सिर्फ और सिर्फ 10% ही जाता है। यानी कि अगर हम प्लांट से शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे ऑटोट्रॉफ से जैसे जैसे हम अगले ट्रॉफिक लेवल तक बढ़ते जाते हैं, यहाँ पे क्या हो जाता है भाई, सिर्फ और सिर्फ 10% ही एनर्जी क्या होती है, आगे की ओर ट्रांसफ़र हो पाती है। और इस वजह से किसी भी एक इकोसिस्टम में कुछ ही आपके ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, लिमिटेड नंबर होती है ट्रॉपिक लेवल की, जिसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बचती ही नहीं है कि 4 या 5 ट्रॉपिक लेवल के बाद सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, तो इसीलिए क्या होती है कि इकोसिस्टम में लिमिटेड आपकी ट्रॉपिक लेवल होती है। ठीक है, चलिए नाउ अब हम बात करेंगे फूड चेन की। फूड चेन या फूड वेब क्या होता है, तो जो एक आपकी चेन बनती है जिसमें कि एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो दूसरे को खा रहे हैं। ठीक है, जैसे प्लांट है, प्लांट पे फीडिंग करता है हार्बीवोर्स, हार्बीवोर्स पे फीडिंग करता है प्राइमरी कार्निवोर्स। ठीक है, इस प्राइमरी कार्निवोर्स पे फीडिंग करते हैं सेकेंडरी कार्निवोर्स, और इस पे फीडिंग करते हैं टॉप या फिर टर्शरी कार्निवोर्स। टर्शरी कार्निवोर्स कह लो, इसके बाद आते हैं टॉप कार्निवोर्स। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस बन रहा है जिसमें कि अलग अलग सक्सेसिव टॉपिक लेवल है, और उस टॉपिक लेवल के ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स पहले वाले ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स पे क्या कर रहे हैं, फीडिंग कर रहे हैं, और ये एक जो चेन लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, इसे ही क्या कहा जाता है, फूड चेन कहा जाता है। ठीक है, यानी सीक्वेंस ऑफ, हम यहाँ पे इसे इरेज कर देते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या लिखा जा रहा है। यानी कि ये जो सीक्वेंस बन रहा है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का, जिसमें कि फूड एनर्जी की ट्रांसफ़र हो रही है प्रोड्यूसर से लेकर के और दूसरे ऑर्गेनिजम्स तक, जिसमें कि कुछ ऑर्गेनिजम्स अपने पहले वाले ऑर्गेनिजम्स को खा रहे हैं, आगे चल करके खुद उन्हें कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खा रहा है। तो यानी कि ये जो रिपीटेडली इटेन एंड बीइंग इटेन की चेन बन रही है, इसे ही क्या कहा जाता है, फूड चेन कहा जाता है। अब फूड चेन जो होता है आपका 2 तरीके का होता है, एक होता है GFC और दूसरा होता है DFC। DFC की भी हम बात करेंगे, पहले हम देख लेते हैं GFC क्या होता है। तो ये आपका पहला टाइप है फूड चेन का। GFC का फुल फॉर्म होता है ग्रेजिंग फूड चेन, यानी कि वो फूड चेन जिसमें कि शुरुआत होती है आपके प्लांट से एज अ प्रोड्यूसर के तौर पे। यहाँ पे भाई कौन होगा हमारे पास, यहाँ पे होते हैं प्लांट्स, और इसे ही क्या कहा जाता है, ग्रेजिंग फूड चेन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये जो प्लांट्स हैं दे विल कैप्चर सोलर एनर्जीज, एंड यहाँ पे एनर्जी अपनी खुद फूड सिंथेसाइज करते हैं, उस पर फीडिंग करेंगे, फिर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लाइक 10% आगे की ओर भेज दिया जाएगा। तो ये जो पूरा चेन बनता है, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स के तौर पे क्या है, प्लांट्स है ना, ग्रास है यहाँ पे, तो ये होता है आपका ग्रेजिंग फूड चेन। ठीक है, आप ग्रेजिंग मतलब कि अपने जो भी कैटल्स होते हैं, जो भी लाइफ स्टॉक्स होते हैं, उनको चराना। तो चराना जो होता है वो आपका क्या होता है, ग्रेजिंग। यानी कि टर्म से ही पता चल रहा है कि प्लांट की इन्वॉल्वमेंट है।
ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ग्रास है जो कि प्रोड्यूसर है, इस पे फीडिंग करने वाला गोट या प्राइमरी कंज्यूमर, फिर उस पे फीडिंग करने वाला मैन या सेकेंडरी कंज्यूमर, तो ये होता है आपका ग्रेजिंग फूड चेन। ठीक है। चलिए, आगे हम बात करेंगे डेट्रिटस फूड चेन की। डेट्रिटस फूड चेन, डेट्रिटस अभी हमने पढ़ा था कि व्हाट इज डेट्रिटस। जो भी मरे हुए ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर प्लांट्स के रिमेन्स हो जाए, जिनकी क्या होनी है, डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होनी है। क्या होनी है भाई, जिसकी डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होनी है, इसे क्या कहा जाता है, डेट्रिटस कहा जाता है। और अगर शुरुआत होती है लाइफ जो फूड चेन है इन्हीं से, तो यहाँ पे इसी टाइप के फूड चेन को क्या कहा जाता है, डेट्रिटस फूड चेन कहा जाता है या फिर DFC कहा जाता है। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे सबसे पहले डेड लीव्स जो है, इन पे क्या हो जाएगा भाई, ये आपका जो डेड लीफ है वो क्या है, प्लांट से टूटा हुआ या इसका प्लांट का रिमेन पार्ट ही तो है, तो इस पे फीडिंग करेंगे आपके अर्थवर्म्स और इन पे फीडिंग करते हैं आपके क्या हो जाएंगे, बर्ड्स। या फिर अर्थवर्म पे कौन फीडिंग करेगा, स्पैरो। देन आपकी क्या हो जाएगी, स्पैरो की जगह कुछ और बर्ड्स लिखा जा सकता है। ठीक है, स्पैरो भी लिख सकते हो, या फिर आपका हो जाएगा फाल्कन। ठीक है। चलिए, तो ये जो डेट्रिटस फूड चेन है जिसमें कि मरी हुई चीज़ों पे क्या हो रहा है भाई, फीडिंग शुरू हो रही है, लाइफ फूड चेन की शुरुआत हो रही है, इसे ही कहा जाता है आपका डेट्रिटस फूड चेन। नाउ व्हाट इज फूड वेब। अब कई सारे ऐसे फूड चेन हो जो एक साथ इंटरलिंक्ड हो, इन्हें ही क्या कहा जाता है, इन्हें ही कहा जाता है आपके इस पूरे नेटवर्क को फूड वेब। जस्ट लाइक आपके जो वेबसाइट होता है उस पर कई सारे साइट्स होते हैं ना, वेबसाइट्स पे अगर आप कुछ सर्च करते हो तो यहाँ पे कई सारे साइट्स होते हैं, तो ये जो साइट्स हैं इसे हम कह सकते हैं कि फूड चेन है। और ये जो फूड चेन है, इस पूरे फूड चेन को अगर ये कहीं अलग अलग ट्रॉफिक लेवल में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, फूड वेब कहा जाता है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, फूड वेब कहा जाता है ना। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं और आपको इजीली समझ में आएगा। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले मान के चलते हैं कि एक आपका क्या है, प्लांट पे फीडिंग करने के लिए आ गया आपका क्रो, प्लांट और क्रो। चलिए, क्रो नहीं लेते, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म लाइक आप गोट ले लो। गोट पे फीडिंग करने के लिए कौन है भाई, हाइनाज आ जाए, है ना, हाइनाज आ जाए। ठीक है। अब हाइनाज पे फीडिंग करने के लिए कौन हो सकता है, टाइगर। ठीक है, टाइगर जो है वो हो सकता है भाई, हाइना को टाइगर ही नहीं दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी खा सकते हैं, लॉयन भी खा सकता है। और लॉयन सिर्फ टाइगर हाइना को ही क्यों खाएगा, वैसे तो ये हाइनास बड़े बेस्वाद होते हैं, बट फिर सिर्फ लॉयन ही क्यों खाएगा। यहाँ पे गोट पे भी तो फीडिंग कर सकता है, यानी कि ये डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, गोट पे फीडिंग कर सकते हैं। और सिर्फ गोट पे लॉयन ही क्यों, टाइगर भी तो कर सकता है, तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, टाइगर भी फीडिंग कर सकता है। यानी अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे कई सारी साइकिल्स बन रही हैं। एक तो आपकी साइकिल बन रही है जिसमें प्लांट, गोट, हाइना, टाइगर है। एक आपकी साइकिल बन रही है जिसमें प्लांट, गोट, हाइना, लॉयन है। एक आपकी साइकिल बन रही है जिसमें कि प्लांट, गोट और गोट पे फीडिंग करने वाला आ जा रहा है टाइगर। एक आपका बनेगा कि प्लांट पे फीडिंग के लिए गोट, गोट पे फीडिंग के लिए लॉयंस हो जाए। और एक आपका बन सकता है ये, एक बन सकता है ये। यानी कई सारे फूड चेन्स हैं और अलग अलग टॉपिक लेवल के एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक्ड हैं। यानी कि अलग अलग फूड चेन जब एक साथ मिल जाते हैं और लिंक्ड हो जाते हैं, कनेक्टेड हो जाते हैं, तो इन्हें ही इसी इंटरकनेक्टेड पूरे नेटवर्क को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है आपके फूड वेब। ठीक है। चलिए, तो फूड वेब में आप देख सकते हो कि एक ऑर्गेनिज्म को लाइक आप लॉयन ले लो या टाइगर ले लो या फिर लॉयन ले लो, इनमें ऑप्शंस बहुत सारे हैं। इट्स लाइक कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो, वहाँ पे रेस्टोरेंट में गए हो और वहाँ पे कई सारे आपको खाने के ऑप्शंस मिल गए। यानी कि यहाँ पे ऑप्शंस खाने के बहुत होते हैं, जिसकी वजह से अगर इन केस हाइनास की स्पीशीज़ यहाँ ख़त्म हो जाए, तो लॉयन जो है, टाइगर जो है, गोट पे फिटिंग कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश जो गोट है वो ख़त्म हो जाए, तो ऑर्गेनिजम्स जो होंगे हाइना पे फीडिंग कर सकते हैं, लाइक आपके टाइगर या लॉयन हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे अवसर की कमी नहीं है, खाने की चीज़ों की कमी नहीं है, और इस वजह से इस टाइप के इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी जो होती है वो बनी हुई होती है। ठीक है।
चलिए अगला है हमारा, फिर से वैसे तो हमने पढ़ लिया, फिर से एक बार ही देख लेते हैं ट्रॉपिक लेवल क्या होता है। जितने भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं ये कुछ ना कुछ आपके क्या करे हुए होते हैं भाई, इनके पास कुछ ना कुछ क्या होता है आपका ट्रॉपिक लेवल पे इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा ट्रॉपिक लेवल पे पर्टिकुलर प्लेस इनका क्या होता है, ये एक्वायर करते हैं नेचुरल सराउंडिंग में या इको सिस्टम में। ठीक है, तो ये क्या होता है अभी इनके बीच में एक रिलेशनशिप बनता है फीडिंग का। ठीक है, कि जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को पे फीडिंग कर रहा होता है। तो ये पूरी जो रिलेशनशिप होती है इसके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स ही क्या होते हैं आपके सोर्स होते हैं फूड के लिए, और दूसरा ऑर्गेनिज्म उन पे फीडिंग करे, तीसरा ऑर्गेनिज्म दूसरे वाले पे फीडिंग कर सकता है, पहले पे भी फीडिंग कर सकता है। तो जो ये पूरी चेन बनती है ना, इसे ही हम क्या कहते हैं, फूड ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। ठीक है, अब सेम चीज़ वही लिखी है यहाँ पे जो डायग्राम है। ठीक है, सबसे पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, देन प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में आपके प्लांट्स आ जाएंगे जो खुद से खाना बना रहे हैं, फिर आपका इन पे फीडिंग करने वाले प्राइमरी कंज्यूमर्स, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स। इनका एक और नाम होता है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक लेवल की अगर हिसाब से देखा जाए तो, और थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें प्लांट्स आते हैं यानी कि ऑटोट्रॉप्स हैं, बाकी सारे के सारे क्या हैं, हेटेरोट्रॉप्स हैं। ये आपका प्रोड्यूसर है, बाकी सारे के सारे क्या हैं, कंज्यूमर्स हैं। तो प्लांट पे फीडिंग करने वाला हार्बीवोर्स, देन कार्निवोर्स, और ये टॉप कार्निवोर्स। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हो, फाइटोप्लैंक्टन ग्रास और ट्रीज हो जाते हैं, जू प्लैंक्टन ग्रास ऊपर एंड काउज हो जाती हैं, बर्ड फिश वुल्फ हो जाते हैं, मैन एंड लॉयन हो जाते हैं। तो ये क्या है आपका, ये होता है आपका ट्रॉपिक लेवल। लास्ट हमारा एक टॉपिक बचा है इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है भाई, इकोलॉजिकल पिरामिड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें कि हम देखते हैं कि अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे जो भी नंबर हो जाए, नंबर का पिरामिड बनाया जाता है, यानी कितनी नंबरिंग है अलग अलग, और जो लेवल है ट्रॉपिक लेवल्स हैं उनमें ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, या बायोमास देख सकते हैं, या एनर्जी कहाँ ज़्यादा है ये देख सकते हैं, और उस हिसाब से जो पिरामिड बनता है उसे ही क्या कहा जाता है, इकोलॉजिकल पिरामिड कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे एक आपका होता है बेस, है ना, जो ये निचला हिस्सा है इसे क्या कहा जाता है, बेस कहा जाता है। ठीक है, और ऊपर अगर आप देखो तो ये क्या है भाई, आपका एपेक्स होता है। ठीक है, तो बेस पे हमेशा प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स होते हैं। ठीक है, और वहीं एपेक्स पे हमेशा टॉप कार्निवोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब इस इकोलॉजिकल पिरामिड की बात करें तो हम यहाँ पे पिरामिड बनाते हैं नंबर का, इसके अलावा बायोमास का, इसके अलावा यहाँ पे हम एनर्जी का भी पिरामिड बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ 3 पिरामिड बनाया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे पिरामिड ऑफ नंबर। इसमें अगर देखो तो ये आपका अपराइट भी हो सकता है। अच्छा, कुछ टर्म्स हैं लाइक आपके अपराइट का मतलब क्या है, जो स्पिंडल है इसका मतलब क्या है, या फिर इन्वर्टेड का मतलब क्या है, इसको ज़रा समझ लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे अपराइट की। भाई अगर एक पिरामिड है, इस पिरामिड में जो बेस है जहाँ की प्रोड्यूसर्स होते हैं, हमेशा याद रखना है कि बेटा बेस पे हमेशा प्रोड्यूसर्स प्रेजेंट होते हैं, एपेक्स पे हमेशा कार्निवोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर प्रोड्यूसर्स की संख्या ज़्यादा हो, ठीक है, प्रोड्यूसर्स की संख्या ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कार्निवोर्स, यानी कि बेस पे चले जाओ तो बेस पे अगर आप हो तो प्रोड्यूसर्स की संख्या नंबर ज़्यादा है, और आप जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रहे हो, एपेक्स पे जा रहे हो, तो इनकी संख्या क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। यानी कि जो कार्निवोर्स हैं ये क्या है, इनकी नंबरिंग कम है। तो इस टाइप में अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ये क्या बन रहा है, सीधा एक आपका क्या बनता है, पिरामिड बनता है। और इसी टाइप ऑफ पिरामिड को कहा जाता है अपराइट। ठीक है, ये आपका क्या होता है, अपराइट कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई अपराइट की। नाउ व्हाट इज स्पिंडल शेप।
स्पिंडल शेप से भी पहले ज़रा इससे मिलता, ये पहली कंडीशन ले लो, पहली कंडीशन से मिलता जुलता है आपका इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड को समझ लेते हैं। अब क्या हो कि कोई एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे कि प्रोड्यूसर्स की संख्या कम है और कंज्यूमर्स या कार्निवोर्स जो है वो ज़्यादा हैं, तो इसके लिए जो आपका पिरामिड होता है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उल्टा। ठीक है, ये क्या बन गया, इसे इरेज करते हैं। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, एक बार आप ध्यान से समझो। कहा जा रहा है कि भाई जो ये बेस है, बेस पे हमेशा क्या प्रेजेंट होते हैं, बेस पे आपके प्रेजेंट होते हैं प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो बेस पे आपकी क्या हो जाएगी, जस्ट अ सेकेंड, अभी मैं इसी की तरह पिरामिड बना रही हूँ ताकि बाद में जब समझाऊँ तो आपको इजीली समझ आए, अदरवाइज ऐसे बनाऊंगी डायरेक्ट तो कन्फ्यूज़न होगी। अब मान के चलिए कि ये है आपका बेस, बेस पे होते हैं प्रोड्यूसर्स, बेस पे क्या होते हैं प्रोड्यूसर्स, और इनकी नंबर ज़्यादा होने के बजाय कम हो गई, और जो एपेक्स पे कार्निवोर्स हैं, इन कार्निवोर्स की संख्या ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो अब होना क्या चाहिए था, वैसे तो प्रोड्यूसर्स को ज़्यादा होना चाहिए था, कंज्यूमर्स को कम होना चाहिए था, लेकिन ठीक इसका उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है, बेस पे ये ज़्यादा है, प्रोड्यूसर्स ज़्यादा हैं और कंज्यूमर्स जो है वो कम है। तो इस तरीके के जो पिरामिड्स होते हैं जिसमें कि बेस पे ज़्यादा होने की बजाय प्रोड्यूसर्स कम हो गए, तो ये उल्टा बन जाता है। कैसा बनेगा, अब ये ऐसा ना बन करके और ये आपका बन जाता है ऐसा, नीचे हम नैरो पार्ट दिखाएंगे, एपेक्स दिखाएंगे, एपेक्स वाला जो होता है ना यहाँ पे पतला सा, ये नैरो पार्ट को हम नीचे दिखा देते हैं, है लेकिन ये आपका बेस ही है ना, ये क्या होता है, बेस ही है। और यहाँ पे ये मतलब होता है कि भाई देखो, नीचे जो था प्रोड्यूसर्स कम है और ऊपर की ओर प्रोड्यूसर कार्निवोर्स जो है ज़्यादा है। तो इस तरीके के जो इकोसिस्टम्स होते हैं इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है इन्वर्टेड, यानी ये होता है अपराइट पहला, दूसरा कंडीशन होता है इन्वर्टेड, तीसरा भी कंडीशन आपका होता है। ठीक है, तीसरे कंडीशन की बात करें तो क्या हो जाए कि अब एक ऐसा पिरामिड बन जाए जिसमें कि जो, चलिए ये बन गया, जिसमें कि बेस पर ले लो चाहे आप एपेक्स पे ले लो, है ना, बेस ले लो या फिर एपेक्स ले लो, दोनों में ही संख्या जो है वो कम है। ठीक है, दोनों में ही क्या है, संख्या जो है कम है, लेकिन मिडिल पार्ट में जो ये बीच का हिस्सा है इसमें क्या है, इसमें ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा हैं, ना बेस पे ज़्यादा है ना ही एपेक्स पे ज़्यादा है, ज़्यादा कहाँ है, ज़्यादा ये है मिडिल पोर्शन में। तो इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो पिरामिड बनता है जिसमें कि दोनों एंड पे तो ऑर्गेनिज्म की संख्या कम है लेकिन मिडिल पार्ट में ज़्यादा है, और इसे ही हम कहते हैं तीसरी कंडीशन, यानी स्पिंडल शेप्ड। ये क्या है, स्पिंडल शेप्ड पिरामिड बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 तरीके की पिरामिड हो सकती है नंबर के बेसिस में, अगर देखा जाए तो अपराइट भी हो सकता है, स्पिंडल शेप्ड भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे, ज़रा यहाँ पे डायग्राम भी देख लो। तो यहाँ पे नंबर की बात की जा रही है ग्रासलैंड की, जिसमें कि बताया जा रहा है कि भाई प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, एक तरफ आपका पूरा ट्रॉपिक लेवल लिखा है जिसमें कि सबसे बेस पे है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, दैन पीसी यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स, एससी यानी सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टीसी यानी टर्शरी कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको दिखेगा कि जो नंबर है इनकी, यहाँ पे बेस पे क्या है, बेस पे लगभग 60 लाख के आसपास है, यानी 58,42,000 यहाँ पे इनकी क्या है, नंबर है। वहीं इससे और ऊपर चले जाओ, प्राइमरी आपके कंज्यूमर्स कितने हैं, तो 7,08,000 है ओनली। ठीक है, उससे और कम और ऊपर है 3 लाख ही है, और सबसे ऊपर और आपके कम हो जा रहे हैं, यानी कि बेस पे क्या है, सबसे ज़्यादा है, एपेक्स पे क्या है, सबसे कम है। तो इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स जो पिरामिड जो बनता है वो होता है आपका अपराइट। ठीक है, चलिए फिर आता है हमारा बायोमास। बायोमास की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो पिरामिड बनेगा बायोमास के लिए, ये आपका अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। भाई अगर हम ट्रीज़ की या ग्रासेस की बात करते हैं तो अपराइट होता है, लेकिन एक्वेटिक में चले जाओ तो ये इन्वर्टेड हो जाता है।
ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाता है। दोनों ही कंडीशन की बात की जाए तो सबसे पहले हम अपराइट ग्रासलैंड की बात करेंगे। यहाँ पे ग्रासलैंड में घास ज़्यादा है ना। जो आप देखो फिर से वही जितने भी पिरामिड्स बनेंगे एक ही चीज़ है, एक तरफ आपका ट्रॉपिक लेवल है, फिर पिरामिड दिखाया है, फिर ड्राई वेट यानी कि बायोमास दिखाया है। ठीक है, तो इस डायग्राम में अगर आप देखो तो पीपी जो है यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स काफ़ी ज़्यादा है, 809 है। ठीक है, वहीं अगर हम देखें पीसी तो यहाँ पे कितने हैं, 37 है। और यहाँ पे अगर हम एससी की बात करें, सेकेंडरी कंज्यूमर्स की बात करें, तो ये 11 है। और टर्शरी कंज्यूमर्स जो हैं वो 1.5 है। यानी कि ये ड्राई वेट की बात हो रही है, बायोमास की बात हो रही है। और इसका यूनिट आप देख सकते हो कि क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो इसे हम अपराइट कहते हैं। ग्रासलैंड का जो बायोमास का प्रोडक्ट पिरामिड बनता है वो क्या होता है, अपराइट। क्यों, क्योंकि नीचे बेस पे प्रोड्यूसर्स ज़्यादा है, एपेक्स पे कंज्यूमर्स कम है, इस वजह से। ठीक है, चलिए वहीं अगर हम बात करें इन्वर्टेड की, तो इन्वर्टेड कहा जा रहा है कि पॉन्ड इकोसिस्टम में इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखो तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या हैं, सिर्फ 4 ही हैं। यानी कि फाइटोप्लैंक्टन्स बेसिकली पॉन्ड इकोसिस्टम या एक्वेटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन्स आर प्रोड्यूसर्स एंड दे आर लेस इन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी नंबरिंग कम है, दैट्स वाई यहाँ पे इन्वर्टेड क्या बन रहा है, इकोसिस्टम में इन्वर्टेड जो है आपका पिरामिड बन रहा है। उसके ऊपर जो है आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स जो कि डायरेक्टली फाइटोप्लैंक्टन्स पे फिटिंग करते हैं, जो प्लैंक्टन्स ये इनसे ज़्यादा हैं। और ऊपर चले जाओ तो फिशेस जो होंगी उनसे ज़्यादा होंगी। तो इस तरीके से क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कम है और जैसे जैसे एपेक्स पे जाओगे तो जो कंज्यूमर्स होते हैं वो ज़्यादा होते जा रहे हैं और इस वजह से ये पिरामिड आपका इन्वर्टेड है। ठीक है, चलिए लास्ट आते हैं आपके एनर्जी पे। भाई पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है। क्यों, क्योंकि ये 10% लॉ को फॉलो करता है। फिर से एक बारी, चूँकि यहाँ अभी हमने जब एनर्जी फ्लो का टॉपिक जब हम देख रहे थे तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि भाई हर एक सक्सेसिव लेवल में सिर्फ 10% ही एनर्जी पहुँच पाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, एनर्जी जो होगी एट लास्ट ख़त्म हो जाती है। तो ये यूनिडायरेक्शनल में फ्लो हो रहा है और सिर्फ 10% ही आगे की ओर बढ़ पा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे जो एनर्जी की अमाउंट है ख़त्म होती चली जाती है ना, इसीलिए हमेशा अपराइट ही यहाँ पे एनर्जी की पिरामिड फॉर्म होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो कि प्लांट्स जो हैं, प्रोड्यूसर्स जो हैं, इन्होंने 1000 जूल जो है, आप जानते हो कि एनर्जी को हम जूल में मेज़र करते हैं। तो 1000 जूल क्या हुआ, यहाँ पे एनर्जी आपकी बनाई गई, जिसमें से कि मैक्सिमम यूज़ हो गया और सिर्फ 10,000 बनाया गया था और 1000 जूल जो एनर्जी है वो आगे सक्सेसिव जो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल है बेसिकली, जिसमें प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, वहाँ पे भेजा जा सका। फिर और आगे चले जाओ तो सिर्फ 100 ही जूल आगे पास आउट हो पा रहा है। और आगे चले आओ तो आपका 10 जूल एनर्जी यहाँ पे पास आउट हो पा रहा है। और इस वजह से क्या होता है, इस वजह से इसे कहा जाता है कि हमेशा एनर्जी की जो पिरामिड होगी अपराइट होगी। ठीक है, फिर से एक बारी आप देख लो, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है सन लाइट की ली गई थी प्लांट्स के द्वारा, जिसमें से कि सिर्फ 10% यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया। यहाँ पे जो 10% एनर्जी यूज़ करके बनाया गया उसमें से भाई यहाँ पे देखो 10,000 जूल एनर्जी थी, एनर्जी की लेवल थी। इसमें से सिर्फ और सिर्फ 1,000 ही आगे पहुँचा। इसमें से सिर्फ आप देखो तो 100 ही जूल एनर्जी आगे पहुंची और इसमें से सिर्फ 10 जूल आगे पहुंची। तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है और इस वजह से एनर्जी जो होती है हमेशा अपराइट बनती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट टॉपिक लिमिटेशन की। लिमिटेशन क्या होती है इकोलॉजिकल पिरामिड की, तो अगर आप देखो तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कई सारी ऐसे स्पीशीज़ होती हैं दैट डू नॉट बिलोंग टू मोर देन 1 ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल में ये इंक्लूड नहीं हो रही है। दूसरी बात कि यहाँ पे फूड वेब की कोई बात नहीं की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे फूड वेब की कोई भी बात नहीं की जा रही है। फूड चेन चलो दिखता है बट फूड वेब नहीं है। और लास्ट की ना यहाँ पे कोई सैप्रोफाइट्स को जगह मिली है या डिकम्पोजर्स को भी जगह नहीं मिली है, ना ही यहाँ पे माइक्रोब्स या फिर डेट्रेटिवोर्स को कोई भी जगह मिला है। ठीक है, तो ये होता है लिमिटेशन, यानी कि कमियां, किस चीज़ की कमी, इकोलॉजिकल पिरामिड की कमी। ठीक है, तो इस तरीके से इस पूरे वीडियो में हमने
बेसिकली डिटेल में ही पढ़ा है और हर एक चीज़ को हमने कवर किया है। अगर आपको कोई भी टॉपिक इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं समझ आता है तो बेझिझक होकर के आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड डेफिनेटली आपको रिप्लाई किया जाएगा। आपके जो भी डाउट होंगे उसे क्लियर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरे टॉपिक के साथ। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो या कोई चैप्टर पढ़ना चाहते हो आप सजेस्ट भी कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। टिल देन थैंक यू।